सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए आप लोग हेडिंग करेंगे मीन फ्री पाथ, और इसको बोलते हैं बेटा माध्य। माध्य का मतलब बेटा, माध्य का मतलब औसत। माध्य निकालते थे ना 10th में, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। हाँ, तो ये माध्य। माध्य फ्री मतलब मुक्त, पथ का मतलब, पाथ का मतलब पथ। मीन फ्री पाथ, ये किसके माध्य मुक्त पथ की बात हो रही है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के। मुक्त, और मुक्त इलेक्ट्रॉन आपसे बेहतर कौन जानता है, 2-2 दिन पढ़े हुए है ना। ये चीज आप हेडिंग कर लिए माध्य मुक्त पथ। चलो ध्यान देना, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इस प्रकार से सपोज करो गति करता है। ए पॉइंट है, बात समझ में आ रही है? ये ऐसे बातचीत नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट समझिए। अभी यहाँ पे कोई भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है, आरोपित नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ किसी भी चालक की, बात समझ में आ रही है? कोई चालक है, जैसे धातु की बात हो रही है, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, और वो ऐसे ही रखा हुआ है, उसमें कोई भी बैटरी वगैरह नहीं जोड़ा गया। तो कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे के टेम्परेचर की बात करें तो हम सभी जानते हैं अप्रॉक्सीमेट 27 डिग्री सेल्सियस। कितना बेटा? इतने टेम्परेचर पे, इसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। इतने टेम्परेचर पे कोई भी धातु रखा है तो उसमें आप सभी जानते हो लगभग 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब उपस्थित होते हैं। यानी एकांक आयतन में 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और वो किस पथ पर गति करते हैं? तो जिगजैग, टेढ़े मेढ़े लाइन, यादृच्छिक गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। वो किसी विशेष दिशा में गति नहीं करते। और हम ये भी जानते थे कि अगर उस चालक तार में या किसी भी क्या नाम है धातु में कोई एक तल ले लें, काल्पनिक तल ले लें, पृष्ठ ले लें, तो किसी क्षण जितने इलेक्ट्रॉन दाएं से बाईं ओर जाते हैं उतने ही बाईं से, बात समझ आ रही है? इसलिए उनका औसत उसमें वेग कितना होता था? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं कोई ए पॉइंट है और इलेक्ट्रॉनों का हम लोग दिखा रहे हैं जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है, तब उनकी गति थोड़ा सा देखना, वो इस तरीके से कुछ यहाँ पे गए, मान लो यहाँ पे कोई धनावेश होगा तो उससे टकराएंगे, टकराने के बाद फिर इधर गए, फिर यहाँ पे धनावेश से मान लो टकराएंगे, टकराने के बाद फिर, क्योंकि टकराने के बाद उनकी दिशा बदल जाती है, इधर चले आए मान लो, फिर यहाँ से यहाँ, बात समझ में आ रही है सर? अरे किसी भी दिशा में अनियमित गति कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, कोई 2 बिंदु ले लिए और उनके बीच हम उनकी गति को दिखा दिए कि इस तरीके से गति करते हैं। एरो भी समझ लो, पहले ए से इधर की ओर, यहाँ पे क्या होगा बेटा? धनावेश। यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसको बोलते हैं आयन, धनायन। बात समझ में आ रही है? स्थिर धनायन लिख चुके हो इसके बारे में, ये गतिशील नहीं होते। ये ठोस की बात हो रही है, इधर की ओर, इधर से इधर की। तो जितनी बार ये धनायनों से टकराते हैं उतनी बार इनकी दिशा बदल जाती है, लेकिन चाल नहीं बदलती। चाल उतनी ही 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। थोड़ा सा आपको आज कम समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो रही बेटा? तो ए से यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर की ओर, फिर इधर से, और फिर इधर से ये इसकी अनियमित गति, ऐसे गति करते हैं। हम बात कर रहे हैं माध्य मुक्त पथ की, तो ध्यान से सुनना। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्कर, 2 क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे पहले यहाँ टकराए फिर यहाँ टकराए तो इनके बीच की बात होगी, या फिर यहाँ टकराए इसके बाद यहाँ टकराए तो इनके बीच की बात होगी। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी, माध्य का मतलब औसत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितनी दूरी यहाँ है उतनी ही दूरी यहाँ होगी। बात समझ में आ रही है? ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ मान लो D1 था, ऐसे यहाँ मान लो D2 था, ऐसे और टकरा रहा है D3 है, ऐसे डाटा। बात समझ में आ रही है? तो सब दूरी अलग अलग होगी,
जरूरी तो है नहीं कि सब बराबर हो, तो हमको एक दूरी बतानी होगी फिक्स ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं और बता देते हैं। देखिए कैसे, हम कुल पदों का योग बटे कुल पदों की D1 D2 D3 ऐसे सबको जोड़ देंगे, और जितने पद होंगे यानी जितनी बार टकराया होगा, जैसे जितने क्रमागत टक्कर, एक बार क्रमागत टक्कर लिए तो एक दूरी, दो दूरी, है ना, ऐसे मान लो n दूरी थी तो n से भाग कर देंगे, और यही क्या होगा बेटा, माध्य मुक्त पथ। आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। बोलना क्या है, किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। औसत, ये समझ में आ गया। और उसको हम लोग लेमडा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, ध्यान रहे, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। बात समझ में आई, तो इसको बहुत बढ़िया समझना और रटना बिल्कुल नहीं, आपको समझना है। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार मैं फिर रिपीट करूँ, एक बार फिर कह रहे यस सर। चलो देखो, करना ही क्या है, दो क्रमागत टक्कर कोई भी ले लो और उनके भी बीच का जो दूरी है उनका औसत ले लो, एक दूरी यहाँ एक दूरी यहाँ, बात समझ में आ रही है ऐसे ऐसे, और उनका जो औसत होगा वही जो है इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो परिभाषा लिखो, ये फिगर ऐसे बगल में बना लेना, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। परिभाषा लिखो बेटा, ये फिगर आपको समझाने के लिए है, बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे कोई भी वैद्युत क्षेत्र आरोपित, बोले लिखो, किसी इलेक्ट्रॉन, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, देखो, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की, टक्करों के बीच की औसत दूरी, लिख लिए? अरे वाह, गुड गर्ल। क्या लिखे बेटा, औसत दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं, लिख लिए? ठीक है, बस यहाँ पे लिख लेना, इसे लैम्डा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज लिख लेना बेटा, ध्यान रखना, जो ये डाटा है, लैम्डा की जो कोटि होती है वो अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁹ मीटर की कोटि होती है। जो औसत दूरी है ना दो क्रमागत टक्करों के बीच की, वो 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻ इतने के आसपास आते, ठीक है। और इसको आप लोग ऐसे बना के लिख लेना, क्या, इलेक्ट्रॉन की, कौन से इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति या फिर अनियमित गति, इधर लिख देंगे, रैंडम मोशन है ना, अनियमित गति। ये कब की बात हो रही बेटा, जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है। आरोपित नहीं है, ध्यान देना बेटा, जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो जो इलेक्ट्रॉन का पथ होता है वो रेखीय होता है। कैसा होता है, देखो एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, ऐसे ऐसे, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई होता है तो सामान्यता, जनरली बोल रहा हूँ, है ना, वो परवलयाकार पथ पर गति करते हैं। किस पर, परवलयाकार गति पर, ऐसे थोड़ा सा, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से गति करते हैं। चलो ठीक है,
तो ये बना लेना आप। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? लैम्डा, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी जो वैल्यू होती है बेटा अप्रॉक्सीमेट, यानी इनके क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है औसत, वो 10⁻⁹ मीटर के कोटि की होती है। बात समझ में आ गई? ये चीज लिख लिए। चलो दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, चल रहे हैं आगे। क्या चीज मुझसे पूछो? हाँ, जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, यानी कोई चालक है उसमें कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया, यानी इसको प्लस से और इसको माइनस से जोड़ा नहीं गया या आवेश नहीं दिया गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे कोई रखा हुआ है तब उसमें इस प्रकार की गति होती है। ठीक है, और कितने चाल से इलेक्ट्रॉन चलते हैं? 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। लिख चुके हो ना पहले? तब ठीक है। आगे देखिए, दूसरा हेडिंग करो बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? हम लोग ओम का नियम अभी प्रूफ करेंगे, सब में ये मिलेगा आपको, और इसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब बेटा श्रांति काल। इसको श्रांति काल या विश्रांति काल बोलते हैं। बात एक ही है ना, कहीं पे श्रांति काल लिखा हो या विश्रांति काल लिखा हो, बात एक ही है। चलो देखो, श्रांति काल क्या होता है? हम उस टाइम की बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक धनायन से दूसरे धनायन तक टकराता है, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल की बात करें। लेकिन औसत समयांतराल जरूरी थोड़े है, ध्यान देना कि जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा, जरूरी तो है नहीं। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक T1 समय लगा और यहाँ से यहाँ तक T2 समय लगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे टाइम लगता जा रहा है, तो हमको एक टाइम बताना है कि कितने समय अंतराल पे वो धनायनों से टकराता है, कितने कितने समय अंतराल पे धनायनों से टकराता है। वही समय अंतराल क्या होगा? श्रांतिकाल कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब अलग अलग है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है औसत लेने का। क्या ऑप्शन है? हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच के जो समय अंतराल है उसका औसत ले लेंगे, और वही क्या होगा? श्रांतिकाल होगा। तो समझ में तो आ ही गया है? लिखवाऊं? लिखो। देखो, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के मध्य के औसत समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। इसी समय याद हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्यों इसी समय ये सब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तब आप बड़े चीज़ों पर फोकस करते हो, इन छोटे चीज़ों को हटाते हो। हाँ, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। लिख लिए? चलो, अंकित मौर्य, अच्छा दिवाकर, लिख लिया ना? चलो, इसमें हम लोग लिख लेंगे इसे टा से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही? इसे हम लोग किससे लिखेंगे? टा से लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है?
अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी अप्रॉक्सीमेट। तो हम सभी जानते हैं क्या, चूंकि चाल बराबर, ध्यान देना बेटा, दूरी बटे समय या फिर समय अंतराल। बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर हम यहां से लिखें, इसी फार्मूले पे अप्लाई कर दें टा के लिए, तो ध्यान देना हमको चाहिए क्या, टा, टाइम, समय अंतराल की जगह क्या लिखेंगे, टा लिख देंगे। और कितनी दूरी वो तय करता है इतने समय में, तो अपने माध्य मुक्त पथ के बराबर। भैया एक चीज बताओ मुझे, यहां से यहां तक आप बोलते हो टा समय लगा, औसत समय अंतराल, तो यहां से यहां तक औसत दूरी कितनी है, लेमडा। बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, तो बोलोगे ऊष्मीय चाल। क्या बोलोगे बेटा, ऊष्मीय चाल, जो औसत ऊष्मीय चाल है उसकी, यही तो चाल की जगह तो हम लोग औसत ऊष्मीय चाल लिखेंगे, क्लियर। और दूरी की जगह लेमडा, और समय की जगह, बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं इसमें ना, क्योंकि इतने समय में इतना दूरी तय करता है, और कितने चाल से, इतने चाल से, ठीक है ना। ओके, तो यही चीज हम लोग लिखने वाले हैं, लिखेंगे यहाँ पर दूरी की जगह पे लेमडा, और चाल की जगह पे 10⁵5, 10⁵5। बात समझ में आ रही है? और मीटर पर सेकंड में यहाँ लिख देंगे, चूंकि टा समय में लेमडा दूरी और ऊष्मीय चाल, ऊष्मीय चाल से तय करता है। कौन तय करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन बेटा? अरे छूट गया। यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब सही हो गया, समझ में आ रहा है ना? चलो पूरा लैंग्वेज लिख दिया, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन टा समय में लेमडा दूरी ऊष्मीय चाल 10⁵5 मीटर पर सेकंड से तय करेगा। तो ये सब अप्लाई कर दिए इस पर, चाल बराबर दूरी बटे समय अंतर। और हमको चाहिए क्या, टा चाहिए, टा को इधर ले आओ, इसलिए टा इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू इतना ही तो मीटर होता है, और यहाँ पर हम लोग ये भी लिख देंगे लेमडा की जगह पे, सब डाटा यहीं लिख दो। 1 मिनट, इसको हटा दो। लेमडा लगभग कितना होता है, 10⁻⁹ यूनिट भी सबका देखना जरूरी है, एक ही यूनिट में है ना, एम के एस में है, अप्लाई कर दो। तो लेमडा की जगह क्या लिख दिए, 10⁻⁹। टा तो इधर ले आए तो 10⁵5। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ठीक है बेटा, अगला स्टेप, टा इज इक्वल टू, आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, तो घटाएंगे, है ना। 10⁻⁹, -9 में से 5 को घटाना है, इसलिए टा इज इक्वल टू 10⁻⁹ 5। टा क्या है, समय अंतराल ही तो है, मात्रक। बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻14 सेकेंड होता है, 10⁻⁻, बहुत कम टाइम में ये दो क्रमागत टक्कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आप दो चीज समझ गए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है माध्य मुक्त पथ, तो हम तुरंत बोल देंगे किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी को हम लोग माध्य मुक्त पथ बोल देंगे, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है श्रांतिकाल क्या होता है, तो हम बोल देंगे किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल, किसको श्रांतिकाल बोलते हैं, है ना। हाँ,
एक तीसरी चीज बचती है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस चैप्टर से, और वो है इंपॉर्टेंट, इसको तुरंत लिख लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं बेटा अपवाह वेग। अपवाह वेग, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा अनुगमन। बात समझ में आ रही? अपवाह वेग, अनुगमन वेग, कहीं कहीं अपवहन भी, बात एक ही है, ठीक है। अपवहन वेग, अनुगमन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अति लघुत्तरीय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और कई बार बड़े क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तब इसका एक रिलेशन है विद्युत धारा के साथ, वो भी पूछता है, और वो भी अभी करवा रहा हूँ, है ना, थोड़ा जल्दी करो आप लोग, और वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इसको पहले हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे, हालांकि एक बार समझा चुके हैं, दोबारा समझा रहे हैं ना, बहुत ज़रूरी है। अगर बिना समझाए लिखवा दिए तो आपको याद नहीं होगा। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चालक तार है, क्या है बेटा, ठीक है। चलो, बातचीत नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। ये चालक तार हो गया धातु का, ठोस है ना, ठीक है। अभी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अनियमित गति कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जब विद्युत क्षेत्र कोई अप्लाई नहीं है, लेकिन अगर हम इस पर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करें, वैद्युत क्षेत्र का मतलब विभवांतर भी बोल सकते हो। अभी देखना कैसे, कोई हम सेल ले लें, इसको बेटा डॉटेड कर दें यहाँ, क्योंकि वो पीछे से गया होगा, है ना, वो आपको तार दिखाई नहीं देगा, इसका जो ऐसे है, ठीक, ये चीज़ हो गया। ये मान लो कोई चालक तार था, इसको हम लोग किससे जोड़ने वाले हैं, सेल से या बैटरी से। सेल का संकेत थोड़ी देर के लिए समझ लो, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये एक बड़ी प्लेट होगी और एक छोटी प्लेट होगी, इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल या फिर सिरा बोलते हैं। और जो बड़ी प्लेट आपको दिख रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी प्लेट आपको दिख रही है वो निगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से सेल का सिंबल होता है। और एक से अधिक सेल जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेंगे, बैटरी हो गया, इधर क्या है प्लस और इधर क्या है, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही। अब आपने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप सभी लोग जानते हो धनावेश से। क्यों जानते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, जिस दिशा में वो जाता है वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की होती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग प्लस 1 कूलम रख दें टेस्ट चार्ज, तो आप सभी जानते हो प्लस क्या करेगा और माइनस क्या करेगा, तो ये प्लस 1 कूलम ऐसे इधर की ओर जाएगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से, ये आप हमेशा रखना। तो क्षेत्र की डायरेक्शन अगर हम लोग चाहें तो ऐसे बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ऐसे वेक्टर बनाना। ये जो ऊपर एरो लगा है ये सदिश राशि को संकेत है ना, संकेत करता है, प्रदर्शित करता है। नीचे जो एरो लगा है वो दिखा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन धनावेश से। बात समझ में आ रही। एक चीज हम और जानते हैं, प्लस लिखा क्यों जाता है बैटरी के टर्मिनल को, इसको प्लस और इसको माइनस क्यों लिखा जाता है। बात समझ में आ रही। आगे तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जानो कि इसको इसलिए लिखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हाई पोटेंशियल,
बैटरी के सिरे को हम लोग चेक करते हैं, जिस पर ज़्यादा विभव होता है उसको प्लस लिख दिया जाता है, और जिस पर विभव का मान कम होता है उसको, बात समझ में आ रही है। तो ये इधर जो होगा बेटा वो हाई पोटेंशियल होगा, क्या होगा, HP ऐसे शॉर्ट में लिख लो, और इधर जो है बेटा वो लो पोटेंशियल होगा, यानी यहाँ विभव का मान ज़्यादा, यहाँ विभव का मान, बोल सकते हो जैसे यहाँ पर 20 वोल्ट है और यहाँ पर 15 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। तो विभवांतर कितना हुआ, कैसे पता चला, 20 माइनस 15, 5 वोल्ट का, यानी आपने विभवांतर अप्लाई किया। तो दोनों में से कोई एक बोल सकते हो, बोल दो कि यदि चालक सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं या फिर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज बोल सकते। बात समझ में आ रही है। एक बोल दिए तो एक अपने आप पता चल जाता है कि विभवांतर हो गया, या फिर विभवांतर अप्लाई किए तो वैद्युत क्षेत्र जरूर उत्पन्न होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये चीज, ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। ओके, अब देखना इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, चलो उसको इससे बना देते हैं, इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी डायरेक्शन देखना। ये इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ रही है। प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, प्लस वाला माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और माइनस वाला माइनस वाले को क्या करेगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कैसा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस, ये सभी जानते हो ना। तो इसको माइनस वाला रिपल करेगा यानी दूर भगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, थोड़ा सा ध्यान देना, डायरेक्शन देखना। इससे जो डायरेक्शन होने वाली है वो इधर की है, ये बात समझ में आ रही है, उधर की ओर होगी इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन। कहाँ से, ऋण आवेश से धन आवेश से। बात समझ में आ रही है। और हम सभी जानते हैं ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है, ठीक है। इधर क्या है, उधर क्या है, बिना देखे भी आप बता सकते थे, है ना, ये कि ऋण आवेशों का प्रवाह जो होता है लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव से उच्च विभव, तो हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, और इनको ये वेग दिया कौन, ये क्यों उधर की ओर गति कर रहे हैं, और ये त्वरित गति कर रहे हैं, इनमें त्वरण भी होता है, अभी बताएंगे कैसे। क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला इस पर एक बल लगा रहा है अपनी ओर आकर्षण। बात समझ में आ रही। तो एक बल तो इधर की ओर हो गया F1, और माइनस वाला इस पर प्रतिकर्षण लगा रहा है, लेकिन उसी दिशा में लगा रहा है ना, F2। बात समझ में आ रही है। दोनों का रिजल्टेंट F किधर की ओर आएगा, उधर की ओर ही, तो बल उधर की ओर लग रहा है ना, इसलिए उसको एक वेग मिल रहा है उधर की ओर, और जिस वेग से ये आगे बढ़ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, यानी कि VD, इसको हम लोग BD से लिखते हैं, इस पर वेक्टर लगा दो, सदिश राशि है ना, वेग है। बात समझ में आ रही है। तो BD वेग से ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, या फिर कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत वेग से चल रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये किसके कारण चला, इसको ये वेग किसने दिया, बैटरी, बोल सकते हो विभवांतर या फिर वैद्युत क्षेत्र। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी को हमको परिभाषित करना है, तो एक बार आप लोग सुन लीजिए फिर लिखवा रहा हूँ। हम बोलेंगे यदि किसी चालक सिरों पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करें, क्या आरोपित करें, अथवा विभवांतर आरोपित करें, बात तो एक ही है ना, विभवांतर आरोपित करें, तो वैद्युत क्षेत्र या फिर विभवांतर उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, किसको, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक की लंबाई के अनुदिश, ध्यान देना ऊपर की तरफ नहीं भेज दे रहा है, किसकी ओर, लंबाई के, चालक की लंबाई के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अथवा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करता है, एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करता है, जिसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे अपवाह वेग या, और इस वेग की जो कोटि होती है अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁴ मीटर प्रति,
इतना कम वेग दे पाता है। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो अब अगर परिभाषा लिखो तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो पहले लिख लो फिर बना लेना अभी, है ना। इसको अभी नीचे बना लेना, पहले लिख लो, परिभाषा लिखो बेटा, बोले लिखो। जब किसी चालक के सिरों पर, लिखो, अच्छा, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, विभवांतर, ध्यान रहे अगर वैद्युत क्षेत्र भी लिखा है तो वो भी सही है, तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, अथवा वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं ऐसा करके, लेकिन अब जान जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो क्या लिखे, विभवांतर आरोपित करते हैं तब वैद्युत क्षेत्र चालक में विद्यमान, तब वैद्युत क्षेत्र चालक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन को या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को लिख लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत लिख लिए, ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे शॉर्ट में, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है। ऐसे आप लिख भी लेना, उच्च विभव से, चाहे लिख लेना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लिख लो, ब्रैकेट में लिखो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्या हुआ, कोई डाउट नहीं है, ठीक। क्या लिखे बेटा, वैद्युत क्षेत्र चालक में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ब्रैकेट में लिख लिया उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, एक, हाँ निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लिख लिया ना, ठीक है, वो गलती से ऐसे बोल दिया, यहाँ पे लिखा है। क्या लिखे, ब्रैकेट के बाद एक सूक्ष्म नियत वेग, क्या लिखोगे बेटा, नियत, ध्यान रहे नियत लिखना जरूर, नियत वेग, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, लिख लिए, प्रदान करता है, ठीक है, जिसे बोले अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। परिभाषा समझ में आ रही है, और लिख लेना इसे वी डी, देखना बेटा सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा ना, इसे बी डी से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो गया अनुगमन वेग, लिख लिए, एकदम क्लियर है। आप लोगों को यही बोलना है, फिगर देख के आप परिभाषा बता दो इसी समय, है ना। बोलना क्या है कि जब चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं या फिर विभवांतर आरोपित करते हैं, तो यह वैद्युत क्षेत्र या फिर यह विभवांतर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में या फिर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर
एक सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड प्रदान करता है, जिसे अनुगमन वेग अथवा अपवहन वेग कहते हैं, और इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक फिगर बना लो, यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं ऐसे। मान लो दो बिंदुओं के बीच आप इलेक्ट्रॉनों की गति देख रहे हो। सपोज करेंगे एक बिंदु ये है, क्या है बेटा, ए। बातचीत नहीं करोगे, और यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है ये, फिर यहाँ पे धनायन से टकराएगा तो इधर की ओर आएगा, फिर इधर की ओर, और फिर बात समझ में आ रही? ये बिंदु कौन सा है बेटा? तो बी। क्या है? बिंदु बी। ये जो है अभी कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, और ये धनायनों से टकराने के बाद अपनी दिशा बदलता है। जितनी बार टकराएगा उतनी बार इसकी दिशा बदल जाएगी। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाए, और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में अप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ भी वही बना लो। मान लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, ये हो गया। थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, इधर की ओर। तब देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, किस दिशा में? मुक्त इलेक्ट्रॉन किस दिशा में? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। अब ये मत समझना कि ऐसे डायरेक्ट चला जाता है। जैसे हम लोग क्या लगाए, बैटरी लगा दिए, बस इलेक्ट्रॉन अब इस तरीके से गति नहीं करेगा, डायरेक्ट चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भी वो गति वैसे ही करेगा। बात समझ आ रही? कहाँ मानते हो आप लोग? कितना समझाता हूँ? नहीं मानते ना, बस थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, तो वही इस पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखना कैसे, यहाँ से चला था ना, तो यहाँ से अब भी चल रहा है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इधर की ओर गया। बात समझ में आ रही है? वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा इधर की ओर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये, फिर ये, जो कंटिन्यूअस लाइन है वो वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं था तब की गति है, और जो डॉटेड लाइन है वो वैद्युत क्षेत्र आरोपित है तब की गति है। बात समझ में आ रही है? और बिंदु आप देखोगे तो पाओगे कि यहाँ पर पहुँच गया। कुछ मान लो, इसको बी डैश मान लो। पहले स्थिति कितनी थी? बी। अब स्थिति कितनी है? बी डैश। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कुछ दूरी चला। बात समझ आ रही? इतनी दूरी विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ? तो बस इतना ही दूरी चल ही पाएगा, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पे पहला ये जो कंटिन्यूअस लाइन है यानी सतत रेखा, क्या है बेटा? ये जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है। बात समझ में आ रही है? और जो डॉटेड लाइन है मीन्स बिंदुवत रेखा, ये किसको प्रदर्शित कर रही है? जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से कुछ चलेगा, और एरो का डायरेक्शन वही रहेगा। तो आप लोग ऐसे इसको बना लेना समझने के लिए बस। क्या चीज़ बेटा? नहीं, वो आपको दिखाया गया है कि इस दिशा में गति कर रहा है, सीधा उसका मैंने पथ थोड़ा बनाया है, पथ नहीं बनाया ना, वो वेग की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? वेग की दिशा है, कि इस दिशा में उसको एक वेग मिलता है। कौन सा वेग? अनुगमन वेग या अपवहन वेग। मैंने उसका पथ नहीं बनाया है, पथ उसका ये है।
बात समझ में आ रही है? ऐसे उसी वेग के प्रभाव से थोड़ा थोड़ा ये ऐसे आगे बढ़ेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा जाता है कि भैया एक चीज़ बताओ कि इसको जो वेग मिलता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड मिलता है। बात समझ में आ रही है? बैटरी या कुछ भी लगाए, अनुगमन वेग इतना ही मिलता है। अच्छा, इसका एनालिसिस हम लोग किए थे 1/10⁻⁴ होगा, यह 10⁻⁻⁴ था ना, नीचे लाए तो 10⁻+ उसके घात का चिन्ह बदल गया, और इसका मतलब होता है 1 के पीछे 4 0, इतना मीटर पर सेकंड। और सॉल्व करते हैं तो 1 2 और 3 4 इतना मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग है जो इसको किसी निश्चित दिशा में मिला है, यानी कि चालक में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है उसके विपरीत दिशा में, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इतनी स्पीड से चलता है, यानी 1 सेकंड में 0.0001 मीटर। बात समझ में आ रही है? बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर है। तो एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, बात समझ में आ रही है, स्विच ऑन करते हैं, अब बल्ब बहुत दूर लगा होता है, फैन बहुत दूर लगा होता है, या खेतों में आप मोटर लगा के रखे हो, तुरंत स्टार्ट हो जाता है, तुरंत जल जाता है, तुरंत चलने लगता है। तो इतनी स्पीड से जाता है तो पहुंच जाता है तुरंत। लॉजिकल क्वेश्चन है ना, तो आप लोग थोड़ा बहुत सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं सोच पा रहे? ध्यान दो, ऐसा तो है नहीं कि जिस ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको उतना वेग दिए यही वाला पहुंचेगा वहां तक काम चलेगा, ऐसा तो नहीं ना। पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन होता है और पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर तो हुआ नहीं है, जो वहां पास में है उस पर भी आरोपित हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत वहां पे विद्युत पहुंच जाता है।